नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सारे सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से भी संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इस वजह से हम लोग चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, उन सभी प्रश्नों को गहनता से पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है। तो न्यायालय से संबंधित इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जो कि कहाँ का हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये असम का हाई कोर्ट है। इसमें सबसे अधिक बेंच है। वर्तमान समय में गुवाहाटी हाई कोर्ट में सबसे अधिक बेंच है। अगर आपसे पूछे कि कितनी बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, तो आपसे पूछे कि वर्तमान समय गुवाहाटी हाई कोर्ट में कितनी बेंच है, तो कुल 3 बेंच है। 3 बेंच मतलब 3 राज्यों का ये कार्यभार देखता है। जैसे कि आपका हो गया कोहिमा का कार्य देखता है, कोहिमा बेंच है, कोहिमा का हाई कोर्ट इसी में है। आपसे पूछ ले कि ईटानगर का हाई कोर्ट इसी में है, ईटानगर का ये कार्यभार देखता है। उसके बाद आपको आइजोल का भी ये कार्यभार देखता है। कहाँ का? आइजोल का भी कार्य। कोहिमा कहाँ का है? ये नागालैंड का है, कोहिमा नागालैंड का हाई कोर्ट है। ईटानगर आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। आइजोल कहाँ का? मिजोरम का हाई कोर्ट है। कहाँ का? मिजोरम का हाई कोर्ट है आइजोल हाई कोर्ट। ठीक, तो इतना ये कार्यभार यहाँ पे देखता है। ठीक, तो तो यहाँ पे हाई कोर्ट तो नहीं है, लेकिन कार्यभार कहाँ देखा जाता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में। यहाँ पे बेंच है केवल। ठीक, तो यहाँ पे ये आप लोग समझिएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अधिक है, किस हाई कोर्ट में वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक किस हाई कोर्ट में है? तो देखिए, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में सर्वाधिक हाई कोर्ट है। इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट है, इसमें सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या अधिक है। ठीक, सर्वाधिक है मतलब सबसे अधिक है। और आपसे पूछे कि सबसे कम किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है, तो सबसे कम सिक्किम हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। कि कहाँ का? सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान समय कुल कितनी भारत में हाई कोर्ट है? वर्तमान समय कुल कितने हाई कोर्ट है? तो कुल 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान समय कुल 25 हाई कोर्ट भारत में है, जिसमें 25 हाई कोर्ट में सबसे नवीनतम, आपसे पूछ ले कि सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो सबसे नवीनतम अमरावती हाई कोर्ट है। कहाँ का? अमरावती हाई कोर्ट सबसे अधिकतम है और नवीनतम है। और अमरावती आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है और इसका निर्माण कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को इसका निर्माण हुआ था। 1 जनवरी कब हुआ था? 2019 को इसका निर्माण हुआ था। अमरावती हाई कोर्ट का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2019 को। ठीक, आंध्र प्रदेश के अमरावती हाई कोर्ट का निर्माण हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पे, देख लेते हैं किस हाई कोर्ट में, आपसे पूछे कि किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है। तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसमें सबसे अधिक बेंच है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट कहाँ का है? ये असम का हाई कोर्ट है। इसमें कितनी बेंच है? तो संख्या बेंच की कितनी? 3 है। पहले 6 हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में 3 है। कहाँ का? कोहिमा नागालैंड का है। ईटानगर जो कि आंध्र प्रदेश का है, ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। आइजोल जो कि मिजोरम का हाई कोर्ट है, अब मिजोरम का है। ठीक, और किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अधिक है? सबसे अधिक है किस हाई कोर्ट में? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है, इलाहाबाद। और सबसे कम किस हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या? तो सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम न्यायाधीश है। कुल आपसे पूछो कि कुल कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, तो कुल 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में वर्तमान समय में कुल 25 हाई कोर्ट है। और 25 हाई कोर्ट में सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट, और जो सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट, और ये आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, शांति निकेतन की स्थापना आपसे पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे अमार सोनार बांग्ला। आपसे पूछे कि अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा? तो अमार सोनार बांग्ला भी किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आपसे पूछे कि जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन किसने लिखा? तो जनगण मन भी किसने लिखा?
ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और जनगण मन ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये कहाँ का है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके लेखक कौन है? यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं एक चित्र है जिसका नाम है नारी। नारी नामक चित्र के, जो नारी नामक चित्र है, इसके चित्रकार भी, नारी चित्र के चित्रकार भी कौन है? तो नारी नामक चित्र के चित्रकार भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ कौन है? टैगोर है। वहीं पे आपसे पूछे कि इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि गुरुदेव की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि गुरुदेव की थी। और आपसे पूछे कि गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। किसने? महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को आपसे पूछे कि नोबेल किस वर्ष मिला? तो इन्हें नोबेल 1913 में मिला था। इन्हें नोबेल 1913 में मिला था। और गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है यहाँ पे जनगण मन, यहाँ पे गीतांजलि नामक पुस्तक से रविन्द्रनाथ के यहाँ से ली गई है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। आपसे पूछे कब की है? तो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। अमार सोनार बांग्ला, जो कि कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? तो अमार सोनार बांग्ला जो कहाँ का राष्ट्रगान है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसके लेखक कौन है? बंकिम, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर। और जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, जो कि भारत का यहाँ पे राष्ट्रीय गीत लिखा गया गलती से, तो ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान है। तो ये किसने लिखा? तो भारत का ये राष्ट्रीय गान है, ये किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये एक नारी नामक चित्र है। इसके चित्रकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी एक पुस्तक भी थी जिसके पुस्तक के लेखक कौन? गार्डनर नामक इनकी एक पुस्तक थी। इनके लेखक कौन है? तो गार्डनर नामक पुस्तक के लेखक आपसे पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गार्डनर नामक पुस्तक के लेखक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और देख लेते हैं इनकी उपाधि क्या थी। तो इनकी उपाधि गुरुदेव की थी। आपसे पूछे कि गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो इनको गुरुदेव की उपाधि देने वाले कौन है? महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव करके संबोधन किया। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो 1913 में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य से राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है? तो देखिए किस राज्य से राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है। ठीक, कितने सीटें हैं? 31। आपसे पूछे कि लोकसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सीटें हैं? तो लोकसभा में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से सीटें हैं, 80 सीट। आपसे पूछे कि विधानसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सीटें हैं? विधानसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश से 403 सीटें हैं विधानसभा में। आपसे पूछे कि विधान परिषद में किस राज्य से सर्वाधिक सीटें हैं? विधान परिषद से किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश से ही विधान परिषद में 100 सीट हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, और वहीं पे आपसे पूछे कि महाराष्ट्र राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? कुछ राज्यों के भी देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र राज्यसभा में आपसे पूछे कितनी सीट है? तो इसमें 19 सीट है। वहीं आपसे पूछे कि तमिलनाडु राज्यसभा में कितनी सीट है? तमिलनाडु राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो तमिलनाडु राज्यसभा में यहाँ से महाराष्ट्र से एक कम 18 सीट है। वहीं आपसे पूछे कि बिहार राज्यसभा में कितनी सीट है? बिहार एंड आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल राज्यसभा में कितनी सीट है? तो पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं किस राज्य में राज्यसभा की सर्वाधिक सीट है। तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीट है और 31 सीट है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से। कहां से? राज्यसभा में 31 सीट है उत्तर प्रदेश से। वहीं आपसे पूछे कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो 80 सीट है। और विधानसभा से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 403 सीटें। किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीट है? आपसे ऐसे भी पूछे तो आप लोग उत्तर प्रदेश जवाब देंगे। यूपी में सर्वाधिक सीटें कितनी? 403। और विधान परिषद में सर्वाधिक किस राज्य में सबसे अधिक सीटें हैं? तो 100 सीट है उत्तर प्रदेश से ही 100 सीटें हैं सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र राज्यसभा में 3 सीटें। तमिलनाडु राज्यसभा में 18 सीटें। और वहीं आपसे पूछे कि बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और पश्चिम बंगाल राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसे भी जिसे नहीं पता है वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक, इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी जितने डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक, तो इस वजह से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी
तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाइए। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। अगला कह रहा है कि संविधान बनने में कितने दिन लगा, तो संविधान बनने में 2 साल। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। और संविधान से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। आपसे पूछे कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसी दिन कब क्या कर दिया गया था? संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। आपसे पूछे कि संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। अब आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होने की बात करें तो ये हुआ था आपके 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन क्या हुआ था? भारत गणतंत्र हुआ था। ठीक, 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी का दिन 1930 से यहाँ पे भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्या? स्वाधीनता दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता था। लेकिन इसी दिन 26 जनवरी को दिन जानबूझ के संविधान लागू किया गया और 1930 से यहाँ पे स्वाधीनता दिवस मनाया ही जाता था। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और इसी दिन तब से भारत में क्या मनाया जाने लगा? इसी दिन गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी वजह से यहाँ पे पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत में गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान में क्या क्या चीजें थी, तो मूल संविधान के बारे में बात करें तो मूल संविधान में आपसे पूछे कि अनुच्छेद कितने थे, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद। आपसे पूछे भाग कितनी थी मूल संविधान में? 22 भाग थी। और आपसे पूछे कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक, तो इन सभी चीजों का रिवीजन करेंगे। संविधान बनने में कितना वर्ष लगा, तो कितना दिन लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ और इसी दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन आपसे पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। लेकिन आपसे पूछे पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आपसे पूछे कि 26 जनवरी 1930 के दिन 1930 से क्या यहाँ पे मनाया जाता था, तो इस दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। और संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन 26 जनवरी के दिन को क्या मनाया जाने लगा? इस दिन ही गणतंत्रता दिवस, इसको स्वाधीनता दिवस की जगह पे गणतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाने लगा। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 12 हो गई है। अलग समय पे अलग अलग अनुसूचियों को अलग अलग संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और भाग कितने थे संविधान में? तो 22 भाग थे मूल संविधान में। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अब आपसे पूछेगा किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है, या फिर आपसे पूछे कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? हिंदी में समान नागरिक संहिता, इंग्लिश में कॉमन सिविल कोड। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि किस राज्य में लागू है, तो आप लोग बताएंगे गोवा में समान नागरिक संहिता वर्तमान समय में किस राज्य में लागू है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे गोवा राज्य में लागू है। अब गोवा के बारे में कुछ भौगोलिक चीजें पढ़ते हैं। आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, या फिर आपसे पूछे कि भारत में सबसे छोटा तटरेखा किस राज्य के पास है, सबसे छोटा तट सीमा या तट रेखा किस राज्य के पास है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? गोवा के पास सबसे छोटा तट रेखा है। आपसे पूछे कि गोवा के तट को क्या कहते हैं, गोवा के तट को, तो वैसे तो गोवा के तट को कहेगा तो आप लोग कोरोमंडल जवाब देंगे। कोरोमंडल जवाब गोवा के तट को कोरोमंडल कहते हैं तमिलनाडु के तट को, कोंका तट कहते हैं गोवा के तट को। इसको इरेज करें जल्दी से। तो कोंका तट कहाँ के कहते हैं? कोंका तट गोवा के तट को कहते हैं। गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण। वैसे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वैसे तो ये गुजरात से लेके गोवा तक के तट को पूरे को कोंका तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंका तट कहते हैं। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चर्च क्या है, भारत का सबसे बड़ा चर्च का क्या नाम है, तो भारत का जो सबसे बड़ा चर्च है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कैथेड्रल चर्च। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है? कैथेड्रल चर्च इसका नाम है। और कैथेड्रल चर्च कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक, तो भारत का ये सबसे बड़ा चर्च है कैथेड्रल चर्च, और ये कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो मरमू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ये आपके गोवा में स्थित है। और प्रति व्यक्ति आय गोवा की कितनी है? प्रति
व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय, तो आपसे पूछे कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है, किस व्यक्ति राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो उसका जवाब हो जाएगा गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि किस राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू है, तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक, आर्टिकल नंबर कितने में है, किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में है। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंका तट कहते हैं। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंका तट कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा चर्च क्या है, तो कैथेड्रल चर्च है भारत का सबसे बड़ा चर्च, जो कि गोवा में स्थित है। मर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में मर्मू गोवा बंदरगाह स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सबसे कम बिहार की प्रति व्यक्ति आय है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में कब किया, कब, 326 बीसी में। और सिकंदर का भारत में आक्रमण करने का आपसे पूछे कि उद्देश्य क्या था, तो किस उद्देश्य से भारत पे आक्रमण किया था, तो ये विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या, ये विश्व विजेता बनना चाहता था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सिकंदर का दूसरा नाम क्या था, सिकंदर का आपसे पूछे कि दूसरा नाम क्या था, तो सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। क्या, सिकंदर का दूसरा नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे सिकंदर के बारे में, आपसे पूछे कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध, तो हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था कब, 1665 में। कब हुआ था, सॉरी हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था, 326 बीसी में, तो यही हो रहा था। और आपसे पूछे किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये राजा पोरस एंड सिकंदर के बीच में। हाइडे स्पीच का युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। और किस नदी के तट पे हुआ था, तो ये झेलम नदी के तट पे हुआ था। किस नदी के, झेलम नदी के तट पे हुआ था। और झेलम नदी का वहां पे ऋग्वेद में क्या नाम है, इसका नाम है वितस्ता। इसका नाम क्या है, वितस्ता नदी। यहाँ पे झेलम नदी को क्या कहते हैं, वितस्ता नदी। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस वजह से इसे वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे, इसे वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। किसको, हाइडे स्पीच के युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर के आपसे पूछे गुरु का क्या नाम था, तो सिकंदर के गुरु का नाम जो कि पूछा गया है अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। और सिकंदर के साथ कौन आया था, कौन सा यात्री आया था सिकंदर के साथ, तो हेरोडोटस आया था। इसके साथ सिकंदर के साथ हेरोडोटस आया था। और हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे और इसे रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछे कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया, तो 326 बीसी में भारत पे आक्रमण किया। और सिकंदर के भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। और सिकंदर के दूसरा नाम क्या था, तो इसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट था। सिकंदर का दूसरा नाम, हाइडे स्पीच का युद्ध ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ। और आपसे पूछे किस नदी के किनारे, तो झेलम नदी के किनारे, जिसका वितस्ता नाम है। इसी वजह से इस युद्ध को क्या कहते हैं, इसे वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। और इसके साथ कौन आया था, तो हेरोडोटस इसके साथ आया था। हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो देखिए अथर्ववेद में तो ये प्रश्न पूछा जाता है। अथर्ववेद में प्रजापति, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद में आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें तंत्र मंत्र संग्रहित है। क्या, तंत्र मंत्र, या फिर आपसे पूछे कि जादू टोना किस वेद में संग्रहित है, तो ये अथर्ववेद में ही संग्रहित है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद क्या है, अब आपसे पूछे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण वेद है उसे क्या कहते हैं, अथर्ववेद के ब्राह्मण वेद को, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं गोपथ ब्राह्मण। क्या, गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे अगर पूछे कि वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है, वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया, तो वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया। क्या, ब्रह्मवेद
वेद कहा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं वेदों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है। वेदों की संख्या आपसे पूछे कि कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हैं? एक तो है आपका ऋग्वेद है, और एक है आपका सामवेद, ऋग्वेद सामवेद, और आपसे पूछे कि यजुर्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और फिर कौन सा वेद है? आपका अथर्ववेद है, और अथर्ववेद है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद तो यहाँ पे देख लेते हैं। और ऋग्वेद के बारे में बात करें, ये सबसे प्राचीन वेद है। और अथर्ववेद के बारे में बात करें, ये सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। और सामवेद में किस चीज का वर्णन है? इसमें संगीत का वर्णन है, संगीत का। और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ मंत्र का वर्णन है। क्या? यज्ञ मंत्र का वर्णन है। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। ध्यान रखेंगे तंत्र मंत्र किसमें संग्रहित है, तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। और वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है। और अथर्ववेद के ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो गोपत ब्राह्मण है, अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद है। और वेदों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, सामवेद सबसे संगीत का वर्णन सामवेद में है, और यज्ञ मंत्र का वर्णन यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे नवीन वेद है। इसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार का क्या नाम था? तो स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार का नाम काला पानी था। काला पानी इसका नाम था स्वतंत्रता से पहले। और अंडमान निकोबार की वर्तमान समय में आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार का अन्य नाम क्या है? अंडमान निकोबार का अन्य नाम क्या है? तो इसे मरकत द्वीप कहते हैं। क्या? मरकत। अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अंडमान निकोबार की आपसे पूछे कि वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। क्या? सैडल पीक। ये भौगोलिक चीजें हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सैडल पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी कौन सी है? अंडमान निकोबार की ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पे बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में कौन सी? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। भारत का आपसे पूछे कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? बैरन द्वीप है। अंडमान निकोबार में आपसे पूछे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? अंडमान निकोबार में सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है। ये भी आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या है? मध्य अंडमान है। ठीक, मध्य अंडमान ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि स्वतंत्रता के पहले अंडमान निकोबार का नाम क्या था, तो इसका नाम था काला पानी। अंडमान निकोबार का नाम है। और अंडमान निकोबार का अन्य नाम इसे मरकत द्वीप भी कहते हैं। क्या? मरकत द्वीप भी कहते हैं। और अंडमान निकोबार की वर्तमान समय में राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में जनजाति सैम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है, और भी जनजाति पाई जाती है, लेकिन ज्यादा एग्जाम में सैम्पेन पूछता है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? तो जो दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक, तो ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि इल्तुतमिश कब इसको राजधानी बनाया? 1210 में दिल्ली सल्तनत को दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? इसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। मामलूक वंश भी, ये अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि मामलूक वंश इनमें से किस वंश को कहा जाता है। और आपसे पूछे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब किया था? तो ये 1206 में किया था। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या नाम से जाना जाता था? इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान करते थे, इसी वजह से लाखों रुपए का ये बहुत सारा दान करता था। तो ये
इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और इसने गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 1206 में इसे लाख बख्श कहा जाता था। और आपसे पूछे कि गुलाम वंश की इसने राजधानी कहाँ पे बनाई थी। गुलाम वंश की इसने राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो ये लाहौर में गुलाम वंश की राजधानी बनाता था। कहाँ पे, लाहौर में गुलाम वंश की राजधानी बनाता था। ठीक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये आपसे पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो वहीं पे आपसे पूछे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार में वैसे 3 लोग बनवाए हैं, लेकिन आपसे पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पे बनवाया था, तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ पे है, ये राजस्थान राज्य में है। अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा वहां पे स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग कुतुबुद्दीन ऐबक से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने 1210 में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया, सल्तनत काल की राजधानी बनाया। ठीक, और ये किस वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो एक गुलाम वंश की शासक था, जिसको क्या कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं। और गुलाम वंश की स्थापना किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, 1206 में किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का। इस वजह से ये गुलाम वंश के नाम से इस वंश की स्थापना की। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने बहुत रुपए पहले दान करता था, लाखों रुपए का। राजधानी कहाँ पे बनाया था, तो ये लाहौर में राजधानी अपना बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा आपसे पूछे कि किसने बनाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने अजमेर में बनवाया। और अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में बनवाया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। और आपसे पूछे कि ये लागू कब हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन लागू की बात करें तो ये 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। कब, 24 अप्रैल 1993 में ये जाके लागू हुआ था। और इसे किस भाग में रखा गया है, तो इसे भाग 9 में रखा गया। और आपसे पूछे कि कौन सी अनुसूची है संविधान यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित, तो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, तो अनुसूची 11वीं जुड़ी। और आपसे पूछे कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसे कार्य करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए। कितने विषय, 29 विषय दिए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 29 विषय दिए गए हैं। और ये आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू हुई थी, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कब हुई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू कहाँ से हुई थी, तो ये राजस्थान के नागौर से लागू हुई। ये भी एग्जाम में पूछा गया, कहाँ के, राजस्थान के नागौर से सबसे पहले लागू हुई थी। अब किस दिन लागू हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था, 1959 को लागू हुआ था। और आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है, किस अनुच्छेद में है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये डीपीएसपी में है, जो कि अनुच्छेद नंबर कितने में है, 40 में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कहाँ पे, डीपीएसपी में है। ठीक, राज्यों में पंचायतों का गठन है। ठीक, आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो कि लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो आपसे पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस इसलिए कब मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस इसलिए 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब, 24 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वप्रथम लागू कहाँ से हुआ था, तो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से लागू हुआ था। कौन से भाग जोड़े गए, तो भाग 9 में रखा गया। इसे अनुसूची नंबर 11वीं इसके तहत जोड़ी गई। और इसे अनुसूची नंबर 11 में काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। वहीं आपसे पूछे कि अनुसूची 12वें में काम करने के लिए कितने विषय दिए गए, तो इसमें 18 विषय दिए गए। साथ में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद इसे किस है, डीपीएसपी में रखा गया, 40 नंबर अनुच्छेद में है। और लागू कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था।
अब आपसे पूछे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। और इसे किस किस चीजों का जनक कहा जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सितार का जनक किसे कहा जाता है? सितार का। और तबले का जनक कौन है? सितार और तबले का जनक कौन है? ठीक, तो इसका भी जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। आपसे पूछे कि उर्दू कविता का जनक कौन है? उर्दू कविता का जनक कौन है? तो ये इसका भी जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। आपसे पूछे कि गजलों का जनक कौन है? गजल कहे जाते हैं ना, गजलों का जनक कौन है? तो ये भी है अमीर खुसरो। ठीक, तो अब आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। क्या? निजामुद्दीन औलिया था अमीर खुसरो के गुरु का नाम। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था अमीर खुसरो के गुरु का नाम। आपसे पूछे कि तुगलक नामा किसने लिखा? आपसे पूछे कि तुगलक नामा किसने लिखा? तो तुगलक नामा भी किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। किसने? अमीर खुसरो ने लिखा। और आपसे पूछे कि ये किसके शासन काल में रहता था? अमीर खुसरो किसके शासन काल में रहता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के भी शासन काल में था। अलाउद्दीन खिलजी के भी शासन काल में था। और जलालुद्दीन खिलजी के भी शासन काल में था। जलालुद्दीन खिलजी के भी शासन काल में था। और आपसे पूछे कि बलबन के भी शासन काल में ये था। और ये कहा जाता है कि 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखा था। 7 दिल्ली सुल्तानों का दरबार देखा था। तो ये भी अमीर खुसरो के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। आपसे पूछे सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू कविता का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। और तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हैं तुगलकनामा के लेखक। और किसके शासन काल में रहते थे? तो अलाउद्दीन के भी शासन काल में रहते थे, जलालुद्दीन के भी शासन काल में रहते थे, और बलबन के भी शासन काल में थे। लेकिन इनके बारे में बताया जाता है कि 7 दिल्ली सुल्तानों के दरबार देखे थे। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं किसी? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं किसी? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन, यहाँ पे लिखेंगे। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं। किसके? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। और 21 अनुच्छेद में बात बताई गई है, अनुच्छेद 60 में है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और आपसे पूछे कि महाभियोग किस अनुच्छेद में है? महाभियोग राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 60 में है महाभियोग। राष्ट्रपति के 61 में है महाभियोग। और महाभियोग लगाने से पहले इसने 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। महाभियोग लगाने से पहले इन्हें 14 दिन सूचना दिया जाता है, 14 दिन पहले। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से लिए गए। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। और ये बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति निवास कहाँ पे करते हैं? तो ये राष्ट्रपति भवन में अपना निवास करते हैं। कौन? राष्ट्रपति भवन में ये अपना निर्माण करते हैं। और वर्तमान समय भारत में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय भारत में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय में राष्ट्रपति। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को इस्तीफा कौन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ये राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 60 में। अनुच्छेद नंबर 60 में ये बात बताई गई है। वहीं आपसे पूछे कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद नंबर 61 में है, राष्ट्रपति पे महाभियोग। और महाभियोग लगाने से पहले इन्हें 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद नंबर 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और राष्ट्रपति निवास कहाँ करते हैं? तो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति निवास करते हैं। और वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया? तो बीडी सावरकर ने 1857 के क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता की
यहाँ पे स्वतंत्रता की संग्राम की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया किसने? बीडी सावरकर ने। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि बीडी सावरकर ने किस पुस्तिका में जो 1857 की क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया, तो उस पुस्तक का भी आप लोग नाम नोट करेंगे। कौन सा पुस्तक था? तो इस पुस्तक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था इस पुस्तक का नाम। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बीडी सावरकर के बारे में देखेंगे। आपसे पूछे कि बीडी सावरकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में भी किस जगह पे? तो नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नासिक महाराष्ट्र में। और आपसे पूछे कि अभिनय भारत सभा की स्थापना किसने की? आपसे पूछे कि अभिनय भारत सभा की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना भी किसने किया था? बीडी सावरकर ने अभिनय भारत सभा की स्थापना की। कब किए थे? कब? 1904 भी डेट मिलता है और 1906 भी डेट मिलता है इसकी स्थापना की। और कहाँ पे स्थापना किए थे? तो इसकी स्थापना लंदन में किए थे। तो और आपसे पूछे कि इन्हें काला पानी की सजा कब हुई थी, तो काला पानी अभी हमने बताया कि अंडमान निकोबार का पुराना नाम है। तो काला पानी की सजा इनको कब हुई थी? तो काला पानी की सजा 1911 में हुई थी। 1911 में काला पानी की सजा हुई थी। और काला पानी सजा क्या है? इनको सेलुलर जेल में बंद किया गया था। कहाँ पे? सेलुलर जेल। ये अंडमान निकोबार में एक जेल है जिसे क्या कहते हैं? सेलुलर जेल। और ये कहाँ पे स्थित है? ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है, यूनियन टेरिटरी यहाँ पे स्थित है सेलुलर जेल। इसे कहते हैं, यहाँ पे जब कोई किसी को बंद कर दिया जाता है तो इसे कहते हैं काला पानी की सजा। ठीक, और ये कारण क्या था? इनके जेल जाने का कारण क्या था? तो नासिक षड्यंत्र में इन्होंने एक अंग्रेज कलेक्टर वगैरह था उनकी हत्या कर दिए थे। ठीक, तो ये सभी लोग मिलके, ठीक, तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया गया था? इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। कब हुई थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1911 में हुई थी। सेलुलर जेल में काला पानी वहां पे अंडमान निकोबार में वहां पे बंद कर दिया गया था। अब देखें 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बीडी सावरकर ने कहा। और इनकी एक पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र नासिक में इनका जन्म हुआ था। और अभिनय भारत सभा की स्थापना किसने की? तो बीडी सावरकर ने की। 1904 और 6 दोनों डेट मिलता है। और लंदन में इसकी स्थापना की। काला पानी की सजा इन्हें 1911 में हुई। ये सारे प्रश्न नए हैं, इन्हें आप लोग नोट करेंगे। और इन्हें सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में इन्हें बंद कर दिया गया था। काला पानी सजा का कारण क्या था? नासिक षड्यंत्र था। षड्यंत्र केस की वजह से इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। लोकसभा में सर्वाधिक सीट वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए प्रश्न हमको लगता है रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे इस प्रश्न से संबंधित हम लोग उत्तर प्रदेश से कुछ नए प्रश्न पढ़ेंगे। अभी हम लोग बताया कि लोकसभा में सर्वाधिक सीट और उत्तर प्रदेश से 80 सीट। वहीं आपसे पूछे कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीट उत्तर प्रदेश से 30 सीट। वहीं आपसे पूछे कि विधानसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से 403 सीट। वहीं आपसे पूछे कि विधान परिषद में किस राज्य से सर्वाधिक सीट है? तो उत्तर प्रदेश से ही 100 सीट। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश है, हम लोग का प्रदेश है। और यहाँ पे राजधानी क्या है? इसकी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। और आपसे पूछे कि सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक, और आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम या फिर भारत की पहली महिला सीएम बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी बनी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सुचेता कृपलानी भारत या फिर समूचे भारत या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम बनी थी। और आपसे पूछे कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल कौन थी उत्तर प्रदेश की? गवर्नर। तो उनका भी नाम तो क्या था? सरोजिनी नायडू था। कौन? सरोजिनी नायडू बनी थी पहली राज्यपाल। कौन? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक, तो ये सारे प्रश्न ये दोनों उत्तर प्रदेश की बनने वाली हैं। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कभी थी? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थापना दिवस है ये 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब?
24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट वाला राज्य कौन सा है? तो लोकसभा में सर्वाधिक सीट 80 सीट है। यहाँ पे लोकसभा में सर्वाधिक 80 सीट है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा में 30 सीट है, विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। स्थापना कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी के दिन इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी के दिन मनाते हैं। पहली महिला सीएम, भारत की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी बनी थी और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और पहली महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू और ये उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। कौन यूरोपीय व्यापार करने सबसे पहले भारत आया था? तो देखिए सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया था? तो ये पूछा जाता है। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। और वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 17 मई 1498 को आया था। 17 मई 1498 को भारत आया था। और भारत को कहाँ पे आया था? तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखें। अब पुर्तगालियों का आने का भारत में क्रम क्या है? आने का भारत का क्रम ये पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले भारत में कौन लोगों ने आया? सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच लोग आए। पुर्तगाली आए, डच लोग आए, फिर भारत में अंग्रेज आए। पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए। फिर कौन से लोग आए? फिर फ्रांसीसी आए, फिर फ्रांसीसी आए। फिर उसके बाद कौन लोग आए थे? फिर उसके बाद स्वीडन के लोग आए थे। कौन? स्वीडिश आए थे। इतने ये सब आने का इनका क्रम है। ठीक, और आप लोग बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो आपसे पूछे कि पहला भारत का पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक भारत में कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का भारत में संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। और आपसे पूछे कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा बना था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कब बना था? तो ये 1505 में बना था। कब? 1505 में बना था। और अल्फांसो दी अल्मीडा इसने नीले पानी की नीति अपनाई थी। किसने? नीले पानी की नीति अपनाई थी। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नीले पानी की नीति किसने अपनाई? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि कौन यूरोपीय व्यापार करने भारत सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए और पुर्तगालियों में सबसे पहले वास्को डी गामा, पूरी डेट याद रखेंगे, 17 मई 1498 को ये भारत आया था। और कुछ यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है? तो यूरोपियों का आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी आया। डेनिश के बाद फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश भारत में आया। और भारत में पुर्तगाली शक्ति के संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक। बात करें भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1505 में। कब? 1505 में बना। इसने नीले पानी की नीति अपनाई। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका में। वहीं आपसे पूछे कि वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेल्स घास के मैदान तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और अफ्रीका को क्या कहा जाता है? इसे काला महाद्वीप कहा जाता है। क्या? अफ्रीका को क्या कहा जाता है? इसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे पठारीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या? पठारी महाद्वीप कहा जाता है। और आपसे पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये इसका भी जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में है? तो इसका भी जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। किस देश में सर्वाधिक महाद्वीप देश है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, और आपसे पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनी जनसंख्या या फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घनी जनसंख्या तो मॉरिशस में है। कहाँ पे? मॉरिशस में है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये अफ्रीका में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे?
अफ्रीका में है, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। और इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और अगर आपसे पूछे कि बुशमैन जनजाति किस महाद्वीप की है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की है। और आपसे पूछे कि क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ का है? तो क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका है क्रूगर नेशनल पार्क। और आपसे पूछे कि दक्षिण अफ्रीका को घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया ही। और वहीं आपसे पूछे कि अमेरिका के घास को मैदान के क्या कहा जाता है? अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो यहाँ पे प्रेरी नामक घास पाए जाते हैं। अमेरिका में प्रेरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखें। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। और वेल्स घास के मैदान में आपसे पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं? इसे काला महाद्वीप कहते हैं, पठारी महाद्वीप कहते हैं। या आपसे पूछे कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या आपसे पूछे कि सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है, तो सबका जवाब अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अफ्रीका का नाइजीरिया है। और घनी जनसंख्या किस आपसे पूछे कि घनी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो मॉरिशस है। ठीक, घनी जनसंख्या वाला देश मॉरिशस है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पे बुशमैन जनजाति रहती है कालाहारी मरुस्थल में। क्रूगर नेशनल पार्क भी कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमेरिका के जो घास के मैदान है उसे प्रेरी कहा जाता है। अमेरिका के और दक्षिणी कनाडा साइड में भी प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिणी कनाडा साइड में भी। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या 3 लोगों ने की है। किसने? भगत सिंह। सैंडर की हत्या 3 लोगों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। ये 3 लोगों ने किया इनकी हत्या। ठीक, यहाँ पे और इसके वजह से इन्हें फांसी कब हुई थी? तो इसके वजह से फांसी नहीं हुई थी 31 मार्च। इसके वजह से फांसी इन्हें 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब? 23 मार्च 1931 को हुई थी। और ये कारण क्या है? तो फांसी का कारण था लाहौर षड्यंत्र केस। इसे क्या कहा गया? इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके पास भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को फांसी हुई थी। ठीक, और आपसे पूछे कि भगत सिंह के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। भगत सिंह के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो इनको क्या कहा? इनका नारा क्या है भगत सिंह का? तो इनका नारा है फेमलेस इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपसे पूछे कि किसका है? तो भगत सिंह को। किसका? भगत सिंह का है। और इनका नाम क्या? इनका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम के बारे में बात करें तो इन्हें शहीद ए आजम भी कहा जाता है। क्या? शहीद ए आजम के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को ही जाना जाता है। तो देख लेते हैं सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। और इनके लिए इन्हें फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। और कारण क्या था? लाहौर षड्यंत्र केस था इसका कारण। और भगत सिंह के बारे में बात करें, इनका नारा क्या था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। और इनका अन्य नाम क्या था? इन्हें शहीद ए आजम भी कहा जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पे कितने कोण पे झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पे 13.5 डिग्री पे झुकी हुई है। 13.5 डिग्री पे झुकी हुई है। आपसे पूछे कि वहीं आप पृथ्वी अपने सतह से कितने डिग्री पे झुकी हुई है? सतह से पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 66.5 डिग्री पे सतह से झुकाव है पृथ्वी का। ठीक, तो आपसे पूछे कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? यहाँ पे अक्ष पे घूर्णन करती है पृथ्वी। तो आपसे पूछेगा कि घूर्णन दिशा क्या है, मतलब कि किस दिशा की ओर घूमती है पृथ्वी? तो ये पश्चिम से सदैव पृथ्वी यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से सदैव पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये अपना चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ये अपना चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ये अपना चक्कर 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। और आपसे पूछे कि पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन का कारण होता है, पृथ्वी पे जो ऋतुओं परिवर्तन होने का कारण होता है, पृथ्वी पे जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? तो जो ऋतु परिवर्तन की घटना होती है, ये ऋतु परिवर्तन की घटना होती है जो पृथ्वी पे अपने अक्ष पे झुकाव के कारण ही होता है। पृथ्वी पे अक्ष पर झुकाव के कारण ही होता है। तो ये भी आप लोग समझेंगे, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी पे दिन रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी पे जो दिन रात होने की घटना है ये पृथ्वी की जो घूर्णन दिशा है इस वजह से होता है। ठीक, और आपसे पूछे कि ऐसा कौन
सा ग्रह है सौरमंडल का जिसका झुकाव क्या है, सर्वाधिक झुकाव है, जिसका क्या है, सर्वाधिक झुकाव वाला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक झुकाव अरुण ग्रह का है। और अरुण ग्रह को क्या कहते हैं, इसे यूरेनस भी कहते हैं, क्या, यूरेनस भी कहते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, सर्वाधिक झुकाव होने के कारण इसे लेटा ग्रह कहते हैं। तो लेटा ग्रह आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो अरुण ग्रह को कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे कितनी डिग्री पे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पे पृथ्वी अपनी अक्ष पे झुकी हुई है। इसे आपसे पूछे सतह से कितनी झुका है, तो 66.5 डिग्री पृथ्वी का अपने सतह से झुका हुआ है। और पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है, तो घूर्णन दिशा 25 पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूर्णन करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस दिशा में एक घूर्णन करती है। चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो ये पृथ्वी पे ये ऋतु परिवर्तन की घटना जो है वो आपके अक्ष पे झुकाव के कारण ही होता है। और दिन रात होने का जो रीजन है वो भी पृथ्वी का घूर्णन है। और सर्वाधिक झुकाव वाला सौरमंडल का ग्रह है कौन सा, अरुण ग्रह या फिर यूरेनस, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो झारखंड राज्य में भारत का सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। कोयले से भी संबंधित अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वजह से कोयले से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे। आपसे पूछे कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। किसे, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। और आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा होता है, सबसे उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला। क्या, एंथ्रेसाइट होता है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला। इसमें कार्बन का सर्वाधिक मात्रा 90% होता है। जिस यहाँ पे कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है उसमें क्या होता है, वो सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। आपसे पूछे कि कोक का निर्माण किस कोयले से होता है, कोक का निर्माण किस कोयले से होता है, तो कोक का निर्माण किससे होता है, ये कोयले से होता है। किससे होता है, कोयले से होता है कोक का निर्माण। आपसे पूछे कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों से बना होता है, तो कोयला का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से होता है, तो कोयला का निर्माण आप लोग याद रखेंगे ये अवसादी चट्टानों से बनता है। कोयला किस प्रकार के चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से बनता है। और आपसे पूछे कि डोनवास कोयला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो डोनवास कोयला क्षेत्र, ये डोनवास ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये डोनवास कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है, यूक्रेन में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूक्रेन में है। और आपसे पूछे कि कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है, कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है, तो कोयला खनन दिवस आप लोग याद रखेंगे ये 4 मई के दिन मनाया जाता है। 4 मई के दिन कोयला खनन दिवस मनाया जाता है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड राज्य में भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। झारखंड की राजधानी क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। क्या है, झारखंड की राजधानी रांची है। अब भूरा कोयला क्या होता है, तो वहाँ पे लिग्नाइट कोयले को कहते हैं भूरा कोयला। उच्च श्रेणी का सबसे कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उच्च श्रेणी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। कोक का निर्माण किससे होता है, तो कोयले से कोक का निर्माण होता है। और कोयले का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से होता है। किससे, अवसादी चट्टानों से होता है कोयले का निर्माण। और डोनवास कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो कोयला क्षेत्र, डोनवास क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, यूक्रेन में है। और कोयला खनन दिवस कब मनाया जाता है, 4 मई को कोयला खनन दिवस। इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की आपसे पूछे कि खोज किसने की, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे सीले एंड प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। किसने, सीले और प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मानव में कितना ऑक्सीजन होता है, मानव में औसत कितना ऑक्सीजन होता है, तो मानव में औसतन कितना ऑक्सीजन होता है, ये 65% ऑक्सीजन होता है। ठीक, आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ये ऑक्सीजन ले जाना हो। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग क्यों होता है, तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। और ये क्यों होता है, तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। किसकी कमी से, ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। और ये सर्वाधिक मात्रा में आपसे पूछे कि कौन सा
गैस पाया जाता है, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78% मात्रा में। ठीक, आपसे पूछे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो ये कई बार पूछा गया है। 0.03% वायुमंडल में और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो ये सारे चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 21% होती है। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले एंड प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने, सीले और प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सीले और प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। और मानव में ऑक्सीजन औसतन कितने % होता है, तो ऑक्सीजन मानव में 65% होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर में ले जाना। आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग ऑक्सीजन की कमी से होती है। जहां पे आलू इकट्ठे किए रखे होते हैं गोडाउन वगैरह में, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस वजह से आलू में थोड़ा काला कालापन हो जाता है, तो इसे कहते हैं आलू का ब्लैक हार्ट रोग। और नाइट्रोजन कितने % होती है आलू, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% सर्वाधिक मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में, तो 0.03% होती है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो जो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है उसका क्या नाम है, बुध है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह। और इसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, बुध को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो बुध को ग्रीक भाषा में अपोलो कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोलो कहते हैं। और आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। और आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। कौन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक, और आपसे पूछे कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस ग्रह का होता है, दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो ये सूर्य के सबसे निकट है, तो इस वजह से इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। किस ग्रह का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बुध ग्रह का दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, यानी कि हाई होता है। ठीक, और आपसे पूछे कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है बुध ग्रह, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में से 88 दिन का समय लगता है, और सबसे कम है 88 दिन का चक्कर लगाता दिन। और आपसे पूछे कि किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के पास सौरमंडल में उपग्रह नहीं है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपका हो गया बुध हो गया, इसके पास उपग्रह नहीं है, और शुक्र ग्रह, इन दोनों के पास उपग्रह नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, जो आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो बुध हो जाएगा। बुध ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे निकटतम ग्रह बुध। वहीं आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है उसका क्या नाम है, उसका नाम है शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ठीक, तो आपसे पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। किसे, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। और ग्रीक भाषा में बुध को अपोलो कहते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। कौन सा, बुध है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछे कौन है, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे दैनिक तापांतर किस ग्रह का होता है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर बुध ग्रह का होता है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा। ठीक, और सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो सूर्य का चक्कर 88 दिन में ये अपना पूरा कर लेता है। ऐसे सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है, तो एक तो आपका बुध ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है, और एक शुक्र ग्रह है जिसके पास क्या है, ग्रह नहीं है। ठीक, उपग्रह नहीं है। ठीक, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपसे पूछे तो शुक्र है, और लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जिसको भी टेलीग्राम का लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे पूरा PDF आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग रीड या रिवीजन कर सकते हैं, इसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है
कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना है। गुजरात के बारे में आप लोग कुछ चीजें बताएंगे, जैसे भौगोलिक चीजें। आपसे पूछे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। वहीं आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर। और काकरा पार परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो ये अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सी परियोजना? आपसे पूछे कि काकरा पार परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो काकरा पार परियोजना ये ताप्ती नदी पे बना हुआ है, ताप्ती नदी पे बना हुआ है। और ये भी कहाँ पे है काकरा पार परियोजना? ये भी गुजरात राज्य में है। वहीं आपसे पूछे कि उकाई परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? परियोजनाएं एग्जाम में पूछी जाती है, नदियों से प्रश्न पूछे या ना पूछे, लेकिन परियोजनाएं भी पूछी जाती हैं। तो ये भी आपके ताप्ती नदी पे गुजरात में उकाई परियोजना भी स्थित है। अब देखेंगे, आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पे बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और वहीं पे आपसे पूछे किस राज्य में? तो ये गुजरात में बना हुआ है। ठीक। और आपसे पूछे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर नामक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो जो गिर नेशनल पार्क है ये भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान आप गिर नेशनल पार्क स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रासायनिक कारखाना किस राज्य में है? गुजरात में। और गुजरात से इंपॉर्टेंट पेट्रो रासायनिक कारखाना ऐसे रसायन जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। ठीक। तो ये इसका उपयोग विभिन्न चीजों को बनाने में किया जाता है। और सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। काकरा पार परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में स्थित है। और बात करते हैं सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे है, गुजरात में स्थित है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। ठीक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, कुंडग्राम। और ये कहाँ पे? वैशाली में पड़ता है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और ये भी आपसे पूछे कि कब हुआ था? तो 540 BC का डेट आप लोग याद रखेंगे। और ये महावीर स्वामी ये बुद्ध धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। ये बुद्ध धर्म के किस जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका प्रतीक क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक सिंह था। लेकिन आपसे पूछ ले कि जैन धर्म के, यहाँ पे जैन धर्म लिखेंगे, आपसे पूछे कि जैन धर्म, और जैन धर्म के आपसे पूछे कि संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। वहीं आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम क्या था? महावीर स्वामी नाम था। क्या? महावीर स्वामी नाम था। और ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। किस नंबर के? 24वें नंबर के तीर्थंकर। और ऋषभदेव जैन धर्म के पहले नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो ये आप लोग इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? तो 468 BC में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। और इनके पिता का नाम आप लोग बताएंगे क्या था? तो पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। और इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ज्ञान प्राप्ति आपसे पूछे कहाँ पे हुई थी? तो ये रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे? तो इनको किस वृक्ष के नीचे? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? आपसे पूछे कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद थे, जिनका क्या नाम था? जमाली। इनके स्वयं के क्या थे? ये दामाद थे। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 540 BC में हुआ था। और जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। 468 BC में हुई थी। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। और इनके ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे। और वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक। और प्रथम अनुयायी कौन है इनके? तो प्रथम अनुयायी जमाली हुए, इनके दामाद थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है?
तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। वहीं आपसे पूछे कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है किसे, तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। किसे, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि बालियारिका द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो बालियारिका नामक द्वीप और एक माल्टा द्वीप है, माल्टा द्वीप और फिर कौन सा द्वीप, बालियारिका द्वीप, ये कहाँ पे स्थित है, ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ में, भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका क्या नाम है, स्वेज नहर है। ठीक, स्वेज नहर है। और स्वेज नहर पे अधिकार किसका है, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे, मिस्र का अधिकार है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी क्या है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, तो भूमध्य सागर की जो कुंजी है जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अब बालियारिका नामक द्वीप, बालियारिका द्वीप और माल्टा द्वीप ये भूमध्य सागर में स्थित है। ठीक, अब बात करते हैं भूमध्य सागर, तो यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करती है। स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है, मिस्र में स्थित है। और सूर्य का सतह का तापमान कितना, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का तापमान। आपसे पूछे कि सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी सूर्य में मिलती है। ठीक, सूर्य से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी, अब यहाँ पे सूर्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आपसे पूछे कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है, सर्वाधिक सूर्य में कौन सी गैस होती है, तो इसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस होती है। और आपसे पूछे कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होती है, नाभिकीय संलयन, यानी कि हाइड्रोजन क्या मिलकर बनाते हैं, चार हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं, और अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना, 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और आपसे पूछे कि अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर किसे कहते हैं, और अपसौर की घटना किसे कहते हैं। तो उपसौर जो है, जब पृथ्वी सूर्य के क्या हो, नजदीक हो, तब क्या कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो तब कहते हैं अपसौर। और ये घटना होती है 3 जनवरी के दिन, और जब पृथ्वी क्या हो, सूर्य से दूर हो, जब पृथ्वी सूर्य से क्या हो, दूर हो, तो उसे कहते हैं अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो तो उसे कहते हैं अपसौर। और ये घटना होती है 4 जुलाई के दिन। कब, ये घटना होती है 4 जुलाई के दिन। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि सर्वप्रथम सूर्योदय का किस देश में होता है, सर्वप्रथम जो सूर्य उदय है ये किस राज्य में होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय हुआ है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इतने प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का तापमान। और सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन डी मिलती है सूर्य के प्रकाश से। ठीक, और सर्वाधिक गैस कौन सी होती है सूर्य में, हाइड्रोजन गैस है सर्वाधिक मात्रा में। और अभिक्रिया कौन सी होती है सूर्य में, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। इसमें 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक, और पृथ्वी में सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। और अपसौर किसे कहते हैं, जब जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो तब उसे कहते हैं कब, तो 3 जनवरी के दिन अपसौर। ठीक, 3 जनवरी के दिन अपसौर की घटना और उपसौर की घटना होती है। वहीं अपसौर की घटना पूछे तो पृथ्वी सूर्य के जब सबसे दूर होती है तो उस दिन होता है 4 जुलाई के दिन, उसे कहते हैं अपसौर की घटना। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरते हैं, तो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। किस महाद्वीप से,
अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। वहीं आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा एंड मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरते हैं। तो अगर भूमध्य रेखा और मकर रेखा की बात करें तो ये आपसे पूछे कि कहाँ से गुजरते हैं, तो ये ब्राजील से गुजरते हैं, ब्राजील से। और ब्राजील किस अमेरिका का देश है, तो ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। कहाँ के, दक्षिणी अमेरिका का देश है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करेंगे, मकर रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा, मकर रेखा और कौन सी रेखा है, तो इसे कहते हैं क्या, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कौन सी, विषुवत रेखा, या फिर इसे ही कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, तो इसी वजह से इसे भूमध्य रेखा या फिर इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और कर्क रेखा को क्या कहते हैं, 13.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 13.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहते हैं। और मकर रेखा को क्या कहते हैं, 13.5 डिग्री साउथ अक्षांश कहते हैं, साउथ अक्षांश कहते हैं। तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, 13.5 डिग्री साउथ अक्षांश, 13.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे कब चमकता है, तो 21 जून को सूर्य यहाँ पे सीधे चमकता है। और बात करते हैं मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सूर्य यहाँ पे कब सीधे चमकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर के दिन सूर्य यहाँ पे सीधे चमकता है। और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को यहाँ पे कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे काटती है कांगो नदी 2 बार, कांगो नदी 2 बार काटती है। और यहाँ पे कौन सी यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कब सीधे चमकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका चमकता है 21 मार्च को और 23 सितंबर के दिन। 21 मार्च एंड 23 सितंबर के दिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे चमकता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन करते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है, तो तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और भूमध्य रेखा और मकर रेखा केवल पूछे किस महाद्वीप से, तो दक्षिण अफ्रीका से, ब्राजील से गुजरती है। और कर्क रेखा को बात करें 13.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, इसे माई नदी 2 बार काटती है और सूर्य इस दिन 21 जून को सीधे चमकता है कर्क रेखा पे। और मकर रेखा की बात करें, इसे 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश कहते हैं और लिम्पोपो नदी से 2 बार काटती है और सूर्य 22 दिसंबर के दिन सीधे चमकता है, सूर्य 22 दिसंबर के दिन सीधे चमकता है इस पे। और विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी 2 बार काटती है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन यहाँ पे सूर्य सीधे चमकता है, सीधे चमकता है। और इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों के बीच में है, तो 38वीं पैरेलल जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। कहाँ पे, उत्तरी एंड दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में क्या है, 38 डिग्री पैरेलल है। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश या फिर 49 डिग्री समांतर या पैरेलल किन के बीच में है, तो ये आपके कनाडा एंड यूएसए के बीच में, कनाडा और अमेरिका के बीच में है। वहीं आपसे पूछे कि मैगीनाट रेखा किसके बीच में है, मैगीनाट रेखा किसके बीच में है, तो ये फ्रांस एंड जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जर्मनी और पोलैंड के। और वहीं आपसे पूछे कि मेन रहीम रेखा किसके बीच में है, मेन रहीम रेखा किसके बीच में है, तो ये आपके रूस एंड फिनलैंड के बीच में, रूस एंड फिनलैंड के बीच में स्थित है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं 38वीं डिग्री नॉर्थ 38वीं पैरेलल किन 2 देशों के बीच में है, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। और 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में है।
और मैगेनाट रेखा किसके बीच में है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगेनाट रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। वहीं मेन रहीम रेखा पूछे तो ये रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। माउंट टिटलिस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, तो माउंट टिटलिस ज्वालामुखी पर्वत इस स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड आप लोग जाएंगे तो स्विट्जरलैंड की सबसे पहले बताएंगे आप लोग राजधानी क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। राजधानी यहाँ पे राजधानी और मुद्रा आप लोग बताएंगे क्या है। तो राजधानी है यहाँ की बर्न, क्या है, बर्न है राजधानी। और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है आपका यहाँ पे फ्रैंक। मुद्रा क्या है यहाँ पे, फ्रैंक। मुद्रा का क्या नाम है, फ्रैंक। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और बताएंगे। वहीं पे आपसे पूछे कि ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है, ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ब्लैक पर्वत जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में। और वहीं आपसे पूछे कि रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो ये अमेरिका में स्थित पर्वत है रॉकी पर्वत। ठीक, तो अब स्विट्जरलैंड की बात करें तो आपसे पूछे कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। आईएलओ का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, डब्ल्यूटीओ और का इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये जिनेवा में स्थित है। अब आपसे पूछे कि यहाँ पे जिनेवा क्यों बता रहे हैं, तो जिनेवा कहाँ पे स्थित है, तो ये स्विट्जरलैंड में ही जिनेवा स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब आपसे पूछे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो कश्मीर को कहते हैं। किसे, कश्मीर को कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं माउंट टिटलिस ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। और ब्लैक पर्वत कहाँ पे है, तो ब्लैक पर्वत जर्मनी में। रॉकी पर्वत कहाँ पे, अमेरिका में स्थित है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में स्थित है। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, कश्मीर को कहते हैं। गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोंका तट कहते हैं। क्या, कोंका तट कहते हैं गुजरात से गोवा तक के तट को, अभी हमने बताया है। और आपसे पूछे कि गुजरात से दमन तक के तट को क्या कहते हैं, गुजरात से आपसे पूछे कि दमन तक के तट को क्या कहते हैं, तो गुजरात के दमन तक के तट को काठियावाड़ कहते हैं। क्या, काठियावाड़ कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोंकण। इसे क्या कहते हैं, कोंकण। दमन कहाँ पे, गुजरात में है, गोवा तो आप जानते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। ठीक, तो इसका जवाब कोंकण हो जाएगा। वहीं आपसे पूछे कि गोवा से यहाँ पे कर्नाटक तट के क्या कहते हैं, गोवा से कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं केनरा तट। क्या, केनरा तट। और यहीं पे आपसे पूछे कि कर्नाटक से केरल तक के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटक से जो केरल का तट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मालाबार। कर्नाटक से केरल के तट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मालाबार तट। तो इन सभी तटों को आप लोग याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि केरल से लेके जो आंध्र प्रदेश का तट है इसे क्या कहते हैं, केरल से आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोमंडल। क्या, कोरोमंडल तट कहते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश से लेके पश्चिम बंगाल के तट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। तो ये आप लोग मोटा मोटी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। आपसे पूछ, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, समुद्री तट को कोंका तट कहते हैं। और गुजरात से दमन तक के तट को क्या कहते हैं, काठियावाड़ कहते हैं। दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं, कोंका तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक तक के तट को क्या कहते हैं, केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक से केरल तक के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। केरल से आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के तट को उत्तरी सरकार कहते हैं। लेकिन आपसे पूछे केवल केरल के तट को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे मालाबार कहते हैं। क्या, जो क्योंकि सर्वाधिक विस्तार मालाबार का कहाँ पे, केरल में। वहीं आपसे पूछे कि तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोरोमंडल। ठीक, क्योंकि सर्वाधिक विस्तार कोरोमंडल का तमिलनाडु में है। तो ये इस तरह से भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन की विशेषता क्या होती है, इसका गलनांक जो है बहुत उच्च होता है। क्या होता है,
गलनांक बहुत ही उच्च होता है, टंगस्टन की विशेषता, इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। और आपसे पूछे कि बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, तो बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है, तो इसमें आर्गन गैस भरा होता है बल्ब में, कौन सा, आर्गन गैस। और आर्गन कैसा है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है या फिर नोबल गैस है आर्गन, ठीक। और बात करते हैं कोई भी अक्रिय गैस होता है तो वो आपके किस में भरा होता है, तो वो बल्ब में अक्रिय गैसें ही भरी जाती हैं, ठीक। और आपसे पूछे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार आप लोग बताएंगे किसने किया, तो एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने, एडिसन ने किया था। और वहीं पे आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, विद्युत बल्ब किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत बल्ब जो है ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें, विद्युत ऊर्जा को ये कन्वर्ट करता है प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि घरों में जो पंखे लगाए जाते हैं, बल्ब लगाए जाते हैं, घरों में पंखे बल्ब लगाए जाते हैं, या फिर आप लोग टीवी चलाते हैं, ये सभी किस क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि ये सभी किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो घरों में जो उपकरण होते हैं किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो बल्ब के फिलामेंट में किसका प्रयोग होता है, तो बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग होता है, और इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, यानी कि हाई इसका गलनांक होता है। और कौन सा गैस भरा होता है, तो आर्गन गैस भरा होता है, नियॉन आर्गन कुछ भी मिल सकता है। और एक ऐसा गैस है, अक्रिय गैस है या फिर नोबल गैस है, इसे नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो जो है बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। और विद्युत बल्ब क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और जो पुराना वाला 100 वाट का बल्ब होगा, अगर 100 वाट का बल्ब होगा तो ये थोड़ा हीट भी जनरेट करता है, लेकिन अब जो एलईडी बल्ब जो आ गया है, इसमें हीट नहीं ज्यादा होता है, कम हीट होता है, ठीक। और घरों में जो पंखे होते हैं, बल्ब होते हैं, टीवी होते हैं, ये किस क्रम में जुड़े होते हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। पानी के बहाव के लिए सहायक बल कौन सा होता है, तो पानी के बहाव के लिए घर्षण बल सहायक होता है। ये एग्जाम में साइंस का प्रश्न है, पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि कोई गतिशील पिंड है, कोई गतिशील पिंड है और इसे क्या विराम की अवस्था में आप लाना चाहते हैं, गतिशील पिंड विराम की अवस्था में क्यों आती है, तो गतिशील विराम की अवस्था में ये घर्षण के कारण आती है। किसके कारण, ये घर्षण के कारण आती है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोई वस्तु, सरकती हुई वस्तु में कौन सा घर्षण होता है, सरकती हुई वस्तु में, तो सरकती हुई जो वस्तु होती है, अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे सरकती हुई है तो उसे क्या कहते हैं, उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। क्या, सर्पी घर्षण कहते हैं। और सर्पी घर्षण क्या होता है, या फिर इसे स्लाइडिंग कहते हैं। क्या, स्लाइडिंग। पहले स्लाइडिंग वाला फोन भी आता था, ऐसे स्लाइड करके उसको खोला जाता था, यानी कि जो नीचे दूसरा लेयर रहता था, ऊपर दूसरा लेयर रहता था, उसे सरका के खोला जाता था, यानी कि उसमें फिसलाकर या फिर सरका कर खोला जाता था, ठीक। तो सरकती हुई वस्तु में कौन सा घर्षण होता है, सर्पी घर्षण होता है। वहीं आपसे पूछे कि लुढ़कती हुई वस्तु में, जैसे कि गांव में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे टायर को चलाते हैं, साइकिल के टायर को या फिर मोटरसाइकिल के टायर को लुढ़का के चलाते हैं, तो लुढ़कती हुई वस्तु में कौन सा घर्षण होता है, तो लुढ़कती हुई वस्तु में आपसे पूछे कि कौन सा घर्षण होता है, तो इस घर्षण को कहते हैं लोटनिक घर्षण। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पे क्या होती है, लुढ़क रही है, तो उस घर्षण को क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे लोटनिक घर्षण कहते हैं, या फिर इसे ही क्या कहते हैं। और जो लोटनिक घर्षण होता है, इसमें सबसे कम घर्षण लगता है, या इसमें कम, ये घर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये घर्षण बल सबसे कम होता है। अगर कोई घर्षण, ये बताएंगे आप लोग, अगर घर्षण से वस्तु क्या होती है, आवेशित हो जाती है। अगर घर्षण से वस्तु आवेशित हो जाती है तो इस घर्षण को क्या कहते हैं, तो इस घर्षण को विद्युत घर्षण कहते हैं, ठीक। आप गाड़ी का ब्रेक लगा रहे हैं, या फिर साइकिल का ब्रेक लगा रहे हैं, या फिर बाइक का ब्रेक लगा रहे हैं, या फिर कार का, किसी भी चीज का आप लोग ब्रेक लगा रहे हैं, तो वो किस वजह से गाड़ी रुकता है, तो भी उसमें भी कौन सा घर्षण जिम्मेदार होता है, ठीक, घर्षण बल जिम्मेदार होता है। तो ये सारे घर्षण से संबंधित एग्जाम्पल थे जो आपको याद होनी चाहिए। देखिए, पानी के बहाव में सहायक होता है घर्षण, ठीक, घर्षण बल होता है। और गतिशील पिंड को विराम की अवस्था में लाने के लिए उसमें सहायक होता है घर्षण। ये ब्रेक वाला ही एग्जाम्पल है कि अगर गाड़ी को आप ब्रेक लगा के रोक रहे हैं, उसमें कौन सा बल जिम्मेदार होता है, घर्षण बल होता है। और अगर सरकती हुई वस्तु, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे सरक रही है, तो
तो उस घर्षण को क्या कहते हैं, उसे सर्पी घर्षण कहते हैं या फिर स्लाइडिंग कहते हैं। और लुढ़कती हुई वस्तु, कोई वस्तु किसी दूसरे सतह पर लुढ़क रही है तो उसे लोटने के घर्षण कहते हैं, और ये वाला घर्षण सबसे कम घर्षण बल लगता है। और घर्षण से वस्तु के आवेशित होने की घटना को विद्युत घर्षण कहते हैं। और गाड़ी लगा के जो रोकेंगे आप लोग, घर्षण होगा ही। बढ़ते अपने अगले, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और आपसे पूछे कि संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? संस्कृत व्याकरण के लेखक कौन है? संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के भी जनक कौन है? पाणिनि है। कौन? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। आपसे पूछे कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। कौन? गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। आपसे पूछे कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक। आपसे पूछे कि प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसकी है? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसकी है? तो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसकी है? न्यूटन की है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक। और यहाँ पे शेक्सपियर के कुछ हमारे पास, आपसे पूछे कि हैमलेट किसकी बुक है? हैमलेट किसकी रचना है? या फिर आपसे पूछे कि मैकबेथ किसकी रचना है? मैकबेथ किसकी रचना है? या फिर कहे कि ओथेलो किसकी रचना है? तो ये सभी किसकी घटना है? ये शेक्सपियर की रचना है। किसकी? शेक्सपियर की रचना है। ठीक, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक आपसे पूछे कौन है? तो चाणक्य है अर्थशास्त्र के लेखक। कौन? चाणक्य है। और ये किससे संबंधित है ये पुस्तक? ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन करिए हमारे साथ। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो ने लिखा। और प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखा? न्यूटन ने लिखा। और हैमलेट पुस्तक, मैकबेथ पुस्तक और ओथेलो नामक पुस्तक शेक्सपियर ने लिखा। ये शेक्सपियर की ऐसी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। राजनीति के लेखक भी कौन है? तो चाणक्य है। तो सॉरी, ये पुस्तक जो अर्थशास्त्र है ये चाणक्य की राजनीति से संबंधित है। इकोनॉमी वाला ये नहीं है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है पानी का अधिकतम घनत्व। और आपसे पूछे कि धरातल पे पानी कितने % है? धरातल पे पानी की परसेंटेज कितनी है? तो 71% पे पानी है। आपसे पूछे कि पानी का हिमांक कितना होता है? यानी कि ऐसा ताप जिसमें पानी बर्फ जम जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं आपसे पूछे कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि उबलता कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। या फिर आपसे पूछ ले कि 373 केल्विन पे पानी उबलता है। 373 केल्विन भी मिल सकता है, या फिर आपको 212 फारेनहाइट भी मिल सकता है। इस पे पानी क्या है? क्वथनांक है। आपसे पूछे कि पानी का अपवर्तनांक कितना है? पानी का अपवर्तनांक कितना है? तो 1.33 है पानी का अपवर्तनांक। और वहीं आपसे पूछे कि पानी का क्रांतिक कोण कितना है? पानी का क्रांतिक कोण कितना है? तो पानी का जो क्रांतिक कोण है 48.2 डिग्री है। 48.2 डिग्री ये इसका क्रांतिक कोण है। ठीक, आपसे पूछे कि तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए, उसमें क्या मिलाया जाता है? तो तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया है। किसका? क्लोरीन का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है? हाइड्रोफोबिया क्या होता है? तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग में क्या होता है? इसमें पानी से डर लगता है। क्या? पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया नामक रोग में। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। और धरातल पे पानी कितने % पे पाया जाता है? 71% भारत में धरातल पे पानी पाया जाता है। और पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 377 केल्विन, या फिर 212 फारेनहाइट। और अपवर्तनांक कितना है पानी का? तो 1.33 इसका अपवर्तनांक है। क्रांतिक कोण कितना है? 48.2 डिग्री। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और तालाब से पानी को शुद्ध करने के लिए तालाब के पानी को इसमें क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है। ठीक, और रेबीज के काटने से रेबीज के टुकड़े को लुईस पास्चर ने किया। अंडमान निकोबार में बड़े द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 6 बड़े द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार के बात करेंगे। आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार स्थित कहाँ पे है? तो ये अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार स्थित है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल की खाड़ी में
और बात करते हैं। आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो ये हमने अभी बताया ही, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी। और वहीं आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या है, अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी क्या है, तो अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी सैडल पीक है। क्या सैडल पीक है। वहीं आपसे पूछे कि यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। वहीं पे आपसे पूछे कि साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है, साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये अंडमान एंड निकोबार में स्थित है। और इसकी विशेषता है कि ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करेंगे। तो देख लेते हैं अंडमान निकोबार के में बड़े द्वीपों की संख्या कितनी है, 6। और स्थित कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। और राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, ऊंची चोटी सैडल पीक है। और महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। जंग लगने से लोहे के भार में क्या परिवर्तन पड़ता है, तो जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। और जंग लगना लोहे में किस चीज का उदाहरण है, तो जंग लगने में लोहे पे जंग लगना ये ऑक्सीकारक का उदाहरण है। किसका, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और थोड़ा नमी युक्त हवा होता है, तो उससे लोहे पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। और ये जंग लगना कैसी क्रिया है, ये जंग लगना आपसे पूछे कि कैसी क्रिया है, तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है जंग लगना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि जंग लगने से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस पे जिंक की परत चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, इस पे लोहे पे जिंक की परत चढ़ाते हैं। और जिंक की परत को चढ़ाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। क्या, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन या फिर क्या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगर आपको पूछे कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका, ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए, जंग लगने से क्या होता है, लोहे के भार बढ़ते हैं। और जंग लगना किस चीज का उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और जंग लगने में कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है इस पे। और इस घटना को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें ऑक्जैलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत का नाम क्या है, इसे दक्कन का पठार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पठार क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पठार का क्या नाम है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो क्या है, अरब पठार है। क्या, अरब प्रायद्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है सहारा मरुस्थल है। पठार कौन कौन सा है, पामीर का पठार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार तो क्या है, पामीर का पठार। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विश्व की छत। इसे क्या कहते हैं, विश्व की छत। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपसे पूछ ले क्या है, तब इसका जवाब हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं,
प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। किसे? यूरोप को कहते हैं। और जो भारत का प्रायद्वीप है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या है, ये पूर्व साइड में जो, सॉरी, ये पश्चिम का साइड है, और पश्चिम के साइड में क्या स्थित है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। भारत का जो प्रायद्वीप है यहाँ पे पश्चिम साइड में क्या है, पश्चिमी घाट है, इसे कहते हैं पश्चिम साइड में पश्चिमी घाट। यहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है इसे पश्चिमी घाट कहते हैं, और इसका अन्य नाम है, आप लोग याद रखेंगे, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। और यहाँ पे पूर्व में क्या है, पूर्व साइड में, तो पूर्व साइड के जो पर्वत श्रेणी है इसे कहते हैं पूर्वी घाट। इसे क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। और दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ है जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण में एक पर्वतीय गांठ है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय घाट है। इस प्रायद्वीपीय घाट को कौन सी? नीलगिरी पर्वत कहते हैं। कौन सी? नीलगिरी पर्वत। और दक्षिण में यहाँ पे एक सागर है यहाँ पे, और दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हिंद महासागर मिलेगा। कौन सा? हिंद महासागर मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत का अन्य नाम क्या है? इसे दक्कन का पठार कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार, इसे विश्व की छत कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीपीय महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है जिसे दक्षिण का पठार कहते हैं, इसके पश्चिम साइड में क्या है? पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री कहते हैं। और पूर्व साइड में क्या है? पूर्वी घाट है। और दक्षिण साइड में क्या है? नील पर्वतीय घाट है जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। इसमें कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत में रहती है। कहाँ पे पाई जाती है? ज्यादातर तमिलनाडु में विस्तार है। हिंद महासागर दक्षिण में है भारत के। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ जो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? सर्वाधिक शुद्ध जल ये कौन सा होता है? तो सर्वाधिक शुद्ध जल ये वर्षा का होता है। वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। ठीक, H2O जल का फार्मूला होता है। अब भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका कारण क्या है? सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो भारत में जो सर्दियों का वर्षा कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मासीन राम में होती है। मासीन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे वर्षा भी लिखेंगे, सर्वाधिक वर्षा मासीन राम। और कहाँ पे है ये? मेघालय में होती है। और आपसे पूछे कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लेह में होती है। लेह में कहाँ पे? लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, और आपसे पूछे कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाया जाता है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो आपके कहाँ पे पाया जाता है? अमेजन वर्षा वन में। कहाँ पे? अमेजन वर्षा वन में। और अमेजन वर्षा वन को क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कृत्रिम वर्षा हेतु प्रमुख प्रयुक्त पदार्थ क्या है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा हेतु। और सर्वाधिक शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल होता है सर्वाधिक शुद्ध जल। जल का फार्मूला H2O होता है। और सर्दियों में जो वर्षा का कारण होता है, सर्दियों में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? मासीन राम मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होता है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? अमेजन वर्षा वन है सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। और इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड इसके लिए एक गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ये होता है। ठीक, अम्ल वर्षा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि ताजमहल दुष्प्रभावित क्यों हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण ये क्या है? अम्ल वर्षा के कारण ही जो हमारा ताजमहल है, जिसे किसने बनाया था? ताजमहल जिसे शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज के याद में शाहजहां ने बनवाया था। तो ये क्या हो रहा है? ये दुष्प्रभावित हो रहा है, यानी कि इसका क्षरण हो रहा है। और ये पत्थरों का क्षरण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर। आपसे पूछे कि किससे होता है स्टोन कैंसर? तो ये अम्ल वर्षा से होता है। अम्ल वर्षा से होता है स्टोन कैंसर। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है?
सर्वाधिक अम्ल वर्षा विश्व में, तो यहाँ पे विश्व भी लगाएंगे, विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है, तो ये नॉर्वे में होता है, सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होता है। और आपसे पूछे कि संवहनी वर्षा कहाँ पे होता है, संवहनी वर्षा कहाँ पे होता है, तो संवहनी वर्षा ये विषुवतीय प्रदेश में होता है। कहाँ पे, विषुवतीय प्रदेशों में सर्वाधिक संवहनी वर्षा होता है। और वर्षा का माप किस यंत्र से किया जाता है, तो रेन गेज से किया जाता है, रेन गेज से वर्षा का माप किया जाता है, रेन गेज से वर्षा का माप किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। और ताजमहल का दुष्प्रभावित हो रहा है किससे, तो अम्ल वर्षा से होता है। और स्टोन कैंसर किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा को कहते हैं। और सर्वाधिक अम्ल वर्षा वाला जो विश्व में जगह है, विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है, नॉर्वे में होता है। और संवहनी वर्षा का विषुवतीय प्रदेशों में होता है संवहनी वर्षा। और वर्षा का माप कहाँ किसे किया जाता है, रेन गेज से किया जाता है वर्षा का माप। अब भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, तो सोनपुर बिहार में लगता है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। कहाँ पे लगता है, सोनपुर बिहार में भारत का पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे हरिहर मेला कहा जाता है। कौन सा, हरिहर मेला कहा जाता है। सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। और आपसे पूछे कि वाल्मीकि और बिहार के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में। और बिहार यहाँ पे कहाँ गया, बिहार, तो यहाँ पे इससे संबंधित चीज़ें आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। और आपसे पूछे कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो इसका भी जवाब बिहार। आपसे पूछे कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है, तो ये बिहार का है। और बिहार से आपसे पूछे कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को, किसे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और वहीं आपसे पूछे कि बिहार पश्चिम बंगाल से अलग कब हुआ था, बिहार पश्चिम बंगाल से अलग आपसे पूछे कि कब हुआ था, तो ये अलग हुआ था 1912 में। वहीं आपसे पूछे कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, वहीं आपसे पूछे कि उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था, बिहार से अलग कब हुआ था, तो उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि भारत में पशु का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। बिहार, इस मेला को क्या कहा जाता है, हरिहर मेला कहा जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। सबसे घनी आबादी वाला भारत का राज्य बिहार है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला भारत का राज्य बिहार है। और वहीं पे सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, केरल में। और सबसे कम आबादी कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है, तो गोवा में है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। बिहार पश्चिम बंगाल से अलग कब हुआ था, 1912 में। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था, 1936 में हुआ था। बढ़ते अपने अगले पर, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो जो त्रिपिटक है बौद्ध ग्रंथ है। कहाँ का, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें क्या कर दिया गया है, त्रिपिटक में क्या है, तो त्रिपिटक में इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इसमें क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, किसमें, त्रिपिटक में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी भाषा क्या है, जो त्रिपिटक की भाषा कितनी है, तो जो त्रिपिटक की भाषा है पाली। जो बौद्ध धर्म में जितनी भी चीजें मिलेंगी वो पाली भाषा में। और त्रिपिटक के आपसे पूछे कि अंग कितने हैं, तो त्रिपिटक के 3 अंग है। कौन कौन से, आपसे विनय पिटक हो गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, और कौन सा, अभिधम्म पिटक हो गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक हो गया। ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हो गए। ठीक, तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बौद्ध धर्म का 3 रत्न मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म का जो पूजा
स्थल है उसे क्या कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य महामंडप, क्या चैत्य सभा मंडप कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बौद्ध धर्म का आपसे पूछे कि विश्व कोश क्या है? बौद्ध धर्म का विश्व कोश क्या है? तो बौद्ध धर्म का विश्व कोश महाविभास शास्त्र को कहा जाता है। महाविभास शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे? महाविभास शास्त्र को कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? वासुमित्र हैं। वासुमित्र इसके लेखक हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, त्रिपिटक की धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है त्रिपिटक में किया जाता है। इसका भाषा क्या है? पाली भाषा है। और त्रिपिटक के अंग कितने? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और 3 रत्न के कौन कौन से? बुद्ध हो गया, धम्म हो गया, संघ हो गया। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। पूजा स्थल को क्या कहता है? चैत्य सभा मंडप कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का विश्व कोश क्या है? महाविभास शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। इसकी रचना किसने किया था? वासुमित्र ने किया था। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया समाजवाद, एक हो गया धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। आपसे पूछे कि प्रस्तावना पेश किसने किया था? प्रस्तावना पेश किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना को क्या किए थे? ये पेश किए थे संविधान सभा के समक्ष। ठीक। आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। और बात करते हैं, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था? तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने। किसे? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था प्रस्तावना को संविधान का कुंजी। और ये सारे प्रश्न प्रस्तावना से आप लोग याद रखेंगे। प्रस्तावना में संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके तहत संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द, संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। और प्रस्तावना पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक। और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक। और आप लोग खुश रहिए और खूब पढ़ाई करिए, इससे ज़्यादा जरूरी और कुछ नहीं है इस समय।